आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। श्रोताओं, एक महिला पूरे परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वो परिवार के भरण पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए समर्पित रहती है। परिवार के हर सदस्य की जरूरतों का ख्याल रखने वाली इस महिला का अपना स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है। और आज हम अपने कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक महिला उन खास दिनों में खुद को होने वाली परेशानियों से बचा सकती है। आज है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो हर साल 28 मई को मनाया जाता है। और आज हम बात करेंगे मासिक धर्म स्वच्छता पर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा प्रकाश, जो है यूसीएमसी और जीटीबी हॉस्पिटल नई दिल्ली में स्त्री रोग विभाग में कंसल्टेंट। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर प्राची कौशिक। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सीमा, सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि इस विषय पर, जो आज का विषय है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, इस विषय पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी। और आज का दिन जो है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जा रहा है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है, जिसे कि कहते हैं स्वच्छता, मासिक धर्म के समय स्वच्छता, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं महिलाओं में या एडोलेसेंट गर्ल्स में दिखाई देती हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म हो सकती हैं। जैसे कि अगर महिलाएं या लड़कियां, जो कि यंग लड़कियां हैं, अगर वो इस स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती हैं, तो उनको ऐसी डिजीज़ेस हो सकती हैं जो कि उन्हें लाइफ में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इसीलिए इस दिन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है कि हम इसके बारे में जितनी भी अवधारणाएं बनी हुई हैं, जो गलत मिथ्स हैं, उनके बारे में जानें। इससे रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके बारे में जानें, और किस तरह से हम लड़कियों की और महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, इस विषय को ध्यान में रखते हुए। जी डॉक्टर साहब, इस साल की जो थीम है वो है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, जिसका अर्थ है जहां हर किसी को मासिक धर्म संबंधी शिक्षा और स्वच्छता संसाधनों तक उनकी पहुंच हो। बिल्कुल, इसीलिए इस दिन का जो महत्व है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करा पाएँ, उनको ये समझा सकें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की इम्पोर्टेंस क्या है। उससे अगर वो उसको मेंटेन करती हैं तो उससे वो किन किन चीज़ों से बच सकती हैं, और उसकी वजह से उनका जो स्वास्थ्य है वो कितना सुधार रह सकता है, इस बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो इससे रिलेटेड टैबू है, ये सोचना कि ये ना बताया जाए, छुपाने वाली चीज़ है, ऐसा हमें सभी महिलाओं और पुरुषों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें ये मानना पड़ेगा कि ये कोई बीमारी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे छुपाया जाए। इसके बारे में खुल के बात की जानी चाहिए। जो लड़कियां हैं वो इस बारे में अपनी माताओं से या अपनी जो टीचर्स हैं उनसे बात कर सकती हैं और इसके विषय में और अधिक जानकारी ले सकती हैं। जी डॉक्टर सीमा, ये जो आज का विषय है वो बहुत ही बड़ा है। मासिक धर्म स्वच्छता को आप कैसे प्रभावित करेंगी? जैसा कि अभी आपने बताया, इस दौरान हमारी हेल्दी हैबिट्स क्या होनी चाहिए महिलाओं की? मासिक धर्म स्वच्छता के लिए सबसे ज़रूरी जो है, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो कि मासिक धर्म के स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं। तो हमें जो है सबसे पहले ये है कि हम जो भी सैनिटरी नैपकिन्स या जिस तरीके की भी आइटम्स यूज़ कर रहे हैं मासिक धर्म के समय में, उनकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो पैक्ड सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं वो ऑलरेडी स्टरलाइज होते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। पर जो लड़कियां या जो महिलाएं
और चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि सपोज कपड़ा इस्तेमाल करती हैं तो उसे धोना है, धूप में सुखाना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है, और उसे किस तरीके से डिस्पोज करना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके हैं जिनसे कि हम उन्हें डिस्पोज करेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि उसको बदलने का जो इंटरवल है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको मासिक धर्म कम हो रहा है या कम ब्लीडिंग हो रही है तो आप 12 घंटे एक ही पैड को इस्तेमाल करें। एवरी 6 आवर्स मिनिमम आपको चेंज करना ही करना है, भले ही वो पूरी तरह से सोक हुआ है या नहीं हुआ है। यही चीज़ बाकी सारी चीज़ों के लिए भी है, जैसे कप्स हैं या टैम्पून्स हैं, पैड्स हैं, कपड़ा है, जो भी वो इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेंज करना है। क्लीनलीनेस का खास ध्यान रखना है, साबुन से हाथ धोएं, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करें। और एक जो सभी लोग खास करके हमारे भारत में महिलाओं को एक मिथ है कि उस समय में नहाना नहीं होता, सिर नहीं धोना होता। उन्हें हाइजीन बेसिकली उन्हीं चीज़ों से मेंटेन होती है कि आप अपने को कितना साफ रखते हैं। तो अपने को साफ रखने में नहाना भी आता है, तो नहाना ज़रूर है उस दौरान। जी प्राची, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट एजुकेटर का क्या रोल है इसमें? मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर जो है वो महिलाओं को माहवारी स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हैं जी। और जानकारी में किस तरह के मिथ्स, टैबूज हैं और वो उनसे कैसे हमें निपटना है और स्वच्छता का ध्यान कैसे रखना है। और माहवारी स्वास्थ्य के 3 इम्पॉर्टेंट आयाम हैं कि किसी भी महिला को टॉयलेट की एक्सेस हो, प्राइवेसी के साथ, दरवाजा बंद टॉयलेट, पानी हो, और उसको मेंस्ट्रुअल एब्जॉर्बेंट जो माहवारी का जो ब्लड है उसको सोखने के लिए उसके पास उचित उत्पाद हो, वो उसकी चॉइस है, वो क्या यूज़ करना चाहती है, और उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ करने के लिए डस्टबिन और उसका निपटारा करने के लिए डस्टबिन। तो ये 3 आयामों पर पूरी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अधूरी रह जाएगी। तो ये एक रोल है मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर का। और हम गांव-गांव जाकर शहरों में भी इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ समझ का फ़र्क है। तो आप जागरूक बनेंगे तो आप सशक्त बनेंगे और आपकी जो माहवारी स्वास्थ्य सुरक्षा है उसमें कोई भी सेंध नहीं लग पाएगी। जैसे मैंने अभी सीमा जी से पूछा कि हेल्दी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, क्या आप भी जब जाती हैं दूर दराज के क्षेत्रों में तो हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करती होंगी महिलाओं से, लड़कियों से? जी, मैं फिर 3 बातें कहना चाहूँगी कि पूरी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के लिए हम 3 बातें उनको बताते हैं। एक्सरसाइज, फिटनेस, अच्छा खाना, पोषकता से भरा हुआ, और थर्ड है हाइजीन, जो 3 चीज़ों से टॉयलेट, पानी, इनसे मेंटेन होती है। अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे और अच्छे से अपने आप को न्यूट्रिशियस फूड देंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपको क्रैम्प्स, प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, क्योंकि जब कोई भी चीज़ जिसमें से कोई कमी होती है, जैसे बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं या ऐसा खाना जो अनहेल्दी है, तो इट ऑल्सो इम्पैक्ट योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ। जी श्रोताओं, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और वो जुड़ा है महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता से। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे हेल्दी हैबिट्स की। कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर कोई महिला अपने आप को इन खास दिनों में स्वस्थ रख सकती है? एक तो हमने बात की कि हाइजीन मेंटेन करनी है, नहाना ज़रूर है उन्हें। दूसरा, प्रॉपर रेस्ट करें। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौरान में, कि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना करें। उससे उनको जो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि जैसे माइल्ड पेन हो सकता है, कुछ महिलाओं को ज़्यादा दर्द भी होता है जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, वो होता है, तो उसमें भी आराम मिलेगा। दूसरा, अगर होता है तो हीट पैड्स, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करें। डाइट जो है वो काफ़ी अच्छी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, एंड हो सके तो कैल्शियम रिच एंड आयरन रिच डाइट लें, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस काफ़ी होता है। विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी होती है, जिनको कि हम कहते हैं खट्टे फलों में और नींबू अपने किसी भी सैलेड में या उसमें डाल के आप खाएं। सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं उन्हें खाएं।
ताकि आपकी बॉडी में जो आयरन जो आप खा रहे हैं उस दौरान में, क्योंकि काफ़ी ब्लड लॉस की वजह से एनीमिक हो सकती हैं, तो अपना आयरन रिच डाइट के साथ विटामिन सी ज़रूर लेना है। मल्टीविटामिन भी ले सकती हैं अगर ज़रूरत हो तो। कई महिलाओं को इस दौरान चिड़चिड़ापन भी होता है, उसका क्या रीज़न रहता है? इसे हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि माइल्ड फॉर्म में ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है, पर कुछ में सीवियर फॉर्म में भी देखा जाता है कि जिन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है। और इसका बेसिकली मेंस्ट्रुएशन से ही रिलेशन देखा गया है कि शुरू हो जाता है महिलाओं में ये मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले, और उसके 2-3 दिन तक रह सकता है ये। उसका भी मेन जो वो है कि हम कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन रिच डाइट अगर लेते हैं, या उसके साथ अगर आप डाइट में नहीं ले सकते तो उसकी टैबलेट्स भी ले सकते हैं, वो आपको बढ़ाना है। थोड़ा सा जो जिन चीज़ों का फ़ायदा देखा गया है वो कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आप मेडिकली डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस बारे में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से निजात दिला सकते हैं अगर आप डॉक्टर के कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, इस दौरान कई लड़कियों को, महिलाओं को पेट में दर्द होता है और वो मेडिसिन लेना प्रेफर करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, क्योंकि बहुत सी जो हमारे समाज में अवधारणा है वो ये है कि गोली नहीं देनी है जी, दवाई नहीं देनी है, कितने भी दर्द में बच्चा हो दवाई नहीं देनी होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जब भी उन्हें इस तरीके का पेन जो कि उनसे सहन नहीं हो रहा है, उसके लिए वो मेडिसिन आराम से ले सकती हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं जी। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर है कॉल लाइन पे। हेलो 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 जी, डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी? जी 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 नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली मेरी सिस्टर है, तो उसे पीरियड्स जो है वो 15 दिन पर रिपीट हो जाते हैं। तो एक कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या खान पान होना चाहिए, क्या गर्म ज्यादा खाने से ऐसी दिक्कत हो रही है, या क्या वजह है, या क्या खाना चाहिए? लोग कहते हैं नहाना भी नहीं चाहिए ऐसे समय में, तो कुछ इस बारे में जानकारी दें प्लीज। हाँ नमस्कार। आपने बहुत अच्छे, एक तो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा कि नहाना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके सेकंड पार्ट पे ही फोकस करूंगी कि नहाने पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं होती है, नहाना ज़रूर होता है। और दूसरा, जो इन्हें 15 दिन पे जो माहवारी आती है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हम उसकी जांच करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या कारण है। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ गर्म खाना खाने से या कोई गर्मी में जाने से इस तरीके से उन्हें महीना आ रहा होगा। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके उन्हें आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। जी डॉक्टर साहब, कई महिलाओं को ऐसा होता है कि उनको 15 दिन में या 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन में वापस दोबारा से माहवारी आ जाती है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? अच्छा, एक तो ये है कि ये क्लियर होना चाहिए कि जो कहते हैं ना 10-15 दिन में माहवारी आ गई, जो काउंटिंग होती है वो माहवारी के पहले दिन से और अगली माहवारी के पहले दिन तक करनी है। मतलब कि आप आखिरी दिन से पहले दिन तक नहीं कर सकते। सपोज आपको 7 दिन तक महीना आया और उसके बाद फिर आपको अगर 21 दिन बाद आया है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपको 15 दिन पे महीना आया है। आपको पहले दिन से ही काउंट करना है। अगर 1 तारीख से आपको ब्लीडिंग शुरू हुई है तो आप उसको पहला दिन गिनेंगे, और अगली बार जो पीरियड आएगा उसके पहले दिन को आप पहला दिन गिनेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप काउंट करेंगे कि आपको कितने दिन में पीरियड आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये, सभी लड़कियों को, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कैलेंडर जरूर मेंटेन करना है। उसमें उनका जो महीने का पहला दिन और आखिरी दिन है उसको जरूर मेंशन करना है कि कितने दिन उनको ब्लीडिंग होती है, कितने दिन ज़्यादा होती है, कितने पैड सोक करती हैं, ये उन्हें मेंटेन ज़रूर करना है। और जहाँ तक कि इरेगुलर साइकिल्स का सवाल है, इरेगुलर साइकिल्स के बहुत सारे कारण होते हैं। वो कम और ज़्यादा दिन की हो सकती है। 21 दिन से कम और 35 दिन से ज़्यादा की साइकिल को हम एबनॉर्मल मानते हैं। उसके अलावा जो उसके बीच में होती है उसको हम एबनॉर्मल नहीं मानते। जी डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे करूंगी कि अगर कोई स्वच्छता पर ध्यान ना दे तो यूटीआई या अन्य कोई समस्या महिलाओं को हो सकती है? हाँ, या अदर इन्फेक्शंस जो हैं? एग्जैक्टली पूजा, पहले तो मैं जो हम इससे पहले विषय में बात कर रहे थे उसके बारे में कहना चाहूँगी कि जो मेंस्ट्रुअल कैलेंडर की मैंने बात की कि सभी को उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड ही जितनी भी समस्याएं होती हैं वो हमें ज़रूर जाननी होती हैं। अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि वास्तव में समस्या है।
जिन लड़कियों को ये इरेगुलरिटी होती है उनमें एक डिजीज जो कि आजकल बहुत कॉमन है, पीसीओडी या पीसीओएस जिसे कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो काफ़ी कॉमन है। तो उसका डायग्नोसिस हम इन्हीं बेसिस पे बनाते हैं कि एक तो ओबेसिटी हो जाती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जी मैम, स्वच्छता पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है किसी महिला को? देखिए, अगर स्वच्छता पे ध्यान ना दिया जाए तो जनरली जो स्किन से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं वो तो होती ही होती हैं, पर उसके अलावा जब हम जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं, खास करके मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हाइजीन जो है उसकी जब बात करते हैं, तो जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, खास करके यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, सर्विक्स और वल्वा, ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं इन पे इफेक्ट होता है। तो उनकी जो इन्फेक्शंस होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो सबसे कॉमन जो है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे जनरल भाषा में यूटीआई कहते हैं, कि इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में जलन होगी, बर्निंग होगी, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, भागना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरी चीज़ आई वजाइनल या सर्वाइकल, उसमें डिस्चार्ज होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है या फाउल स्मेल आ सकती है, मतलब महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो सकती है, या इचिंग हो सकती है, या रैशेज हो सकते हैं, जैसे दाने हो गए नीचे के हिस्से में, या बार बार वहाँ पर सफ़ेद जो पानी है वो आता है और आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो उसके बारे में खास ध्यान रखना होता है, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म में जो है इनफर्टिलिटी या इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्यूब बंद होना, ये सब होने की संभावना होती है। जी प्राची, आप कुछ कह रही थी? जो डिस्चार्ज होते हैं पीरियड से पहले और पीरियड्स के बाद, अमूमन कुछ थोड़ा जो डिस्चार्ज होता है उसको आप लेकर घबराए नहीं, और कई बार अलग तरह के भी डिस्चार्जेस होते हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही ये जानना है ये इन्फेक्शन है या नॉर्मल डिस्चार्ज है, क्योंकि बॉडी से कुछ ना कुछ फ्लूइड निकलता ही है और हर कोई डिस्चार्ज गलत नहीं होता है। जी। तो जब कोई इस तरह की चीजें इरेगुलर हो तो आप डॉक्टर की सलाह से जाने, इसमें स्मेल है, वो कलरफुल है, तो बिल्कुल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और तुरंत ही आप डॉक्टर की राय लें। जी, हमारे साथ एक कॉलर है कॉल लाइन पे। हेलो जी, सवाल पूछिए आप अपना। मैम, मेरा नाम गायत्री है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा डॉक्टर से सवाल है कि एक्चुअली मुझे ना वैसे भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, बट पीरियड्स के टाइम पे मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, आप लोग मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे, पीरियड से जुड़े मिथ्स के बारे में, तो वैसे मतलब ऐसा मैंने सुना है कि पीरियड्स के टाइम पे ठंडा खट्टा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, या कुछ सफेद चीजें हैं जैसे दूध, पनीर, दही, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो ये कितना मतलब ये मिथ है या इससे मतलब कुछ रियलिटी है इस बातों में? नहीं, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है, और इस बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि इस तरीके का जो हमारा खाना है, बेसिकली हमें बैलेंस डाइट खानी है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप खट्टा नहीं खा सकते, क्योंकि मैंने बात की थी कि अनीमिया ज़्यादा होता है, तो अनीमिया में जो हमारा आयरन रिच डाइट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब वो शरीर को लगे, उसके लिए हमें सिट्रस फ्रूट, नींबू, संतरा, इस तरीके की चीज़ें खाएंगे तो ज़्यादा शरीर को लगेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें उसे नहीं खाना चाहिए। बस कुछ महिलाओं में इसके लिए इंटॉलरेंस हो सकती है, खास करके क्योंकि थोड़ा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो आपको उसे पचाने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आपने बोला कि आपको गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं हल्का फुल्का इन दिनों में, और डाइट तो आप प्रॉपर ही खाएं। और दूसरी चीज़, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, उन पे कोई रोक टोक नहीं है, उन्हें प्रॉपर सामान्य मात्रा में खाएं, और जो भी आप दूध लेते हैं वो आप पिएं, उसमें किसी भी तरह का आपको कमी नहीं करनी है। मैम, इसी सवाल से एक मिलता जुलता सवाल हमें व्हाट्सएप पे आया है। रूही दिलशाद गार्डन दिल्ली से पूछ रही है कि पीरियड आने से पहले मेरा पेट फूल जाता है और गैस की भी दिक्कत होती है, और ये पूछ रही है कि इनको प्राइवेट पार्ट में थोड़ा इचिंग का भी प्रॉब्लम रहता है, इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, इसमें यह है कि जो इन्होंने बात की कि इनका पेट फूल जाता है। जी, पेट फूल जाता है, उसका एक कारण है कि उस दौरान में वाटर रिटेंशन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि थोड़े से हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं बॉडी में, तो वाटर रिटेंशन मतलब पानी का रुकाव होता है शरीर में। वो आपका पेट वैसे नहीं फूल रहा, आप समझ लीजिए स्किन के नीचे जो फैट है उसके अंदर पानी
का भराव हो गया और वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परमानेंट रहेगी। दूसरा, आपने बोला कि आपको इचिंग होती है। इचिंग का कारण ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्शन ही होता है। लोकल इन्फेक्शन होगा आपको, वो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना देखे उसका कारण हम नहीं जान सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने गैस्ट्राइटिस बोला, गैस्ट्राइटिस का भी वही कारण है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, तो आपको ये छोटी मोटी जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती हैं। इसमें सबसे अच्छा जो काम करता है, एक तो डाइट, प्रॉपर डाइट, और दूसरा थोड़ा योगा। जी मैम, दिल्ली से श्रुति का मैसेज आया है। वो कह रही है कि उन्हें पीरियड्स के टाइम में एंजाइटी हो जाती है, इसका क्या कारण है? हाँ, मैंने बताया था कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है जी, ये कुछ लोगों में सीवियर फॉर्म में भी हो सकता है, और जिन्हें ये सीवियर फॉर्म में होता है उनमें इस तरीके के स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए इन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका इलाज बड़े आराम से संभव है, उसमें किसी भी तरह की इन्हें परेशानी नहीं आएगी, और बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऐसी समस्या वाली चीज़ है, आराम से ठीक हो सकती है। जी प्राची, आप कुछ कहना चाह रही थी? जैसे अभी ये सवाल आ रहे हैं श्रोतागणों के कि हमें कुछ एंजाइटी होती है या फिर पेट फूल जाता है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट में हम यही बताते हैं कि पीरियड शुरू होने से पहले आपकी बॉडी कुछ सिग्नल देती है, तो उसको घबराना नहीं, उसको समझना है, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे कोई सीरियस ना हो। तो इस तरह के जो सिग्नल्स बॉडी देती है, शरीर का थोड़ा फुलाव होना, छाती के आसपास भारीपन लगना, और पेट फूला लगना, और एंजाइटी होना, मूड स्विंग्स होना एक बड़ा होता है, एडोलेसेंस में देखा जाता है। तो ये आपकी बॉडी कुछ सिग्नल्स दे रही है, तो आपको अपने आप को पैम्पर करके रखना है, मेंटली आपको पीसफुल रहना है, और कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपको करने में अच्छा लगे। और यकीनन जो भी स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, तो अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट आप करेंगे, पूरी मैनेज, वैसे बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, ऐसे ही अपने पीरियड्स की आप तैयारी करेंगे, तो आप समझेंगे कि ये इशू होगा, तो उसके लिए मुझे ये गाना सुनना है, या ये खाना है, या मुझे इस तरह से रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। तो इस तरह की कुछ तैयारियां भी हमें करनी चाहिए पीरियड शुरू होने से पहले। जी प्राची, पीरियड्स में सैनिटरी पैड के साथ ही आजकल मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कितना सही है, और ये कौन कौन से हैं जो उपलब्ध हैं और कितने सेफ हैं ये? जी, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हो गई है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। जी, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लेना चाहूँगी, और मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगी किस डेमोग्राफी में क्या पसंद किया जा रहा है। तो जो रीयूजेबल पैड्स है, वो अच्छे फैब्रिक से बना है, फ्लीस, फेनल से बना हुआ पैड है, उसको वॉश करना आसान है, वो 2 वर्ष तक आप यूज कर सकते हैं। और वो जो पैड है उसकी कीमत, एक पैड की कीमत 50 रुपए, 45 से 50 रुपए आती है। तो 2 साल तक उस पैड को आप यूज कर सकते हैं, तो एक तरह से वो 0 कॉस्ट हो गया। जी, लेकिन उसका प्रॉज एंड कॉन्स भी मैं बताना चाहूंगी। उसको वॉश करने के लिए प्रॉपर पानी होना चाहिए, उसको धोने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। आप उसको अच्छे से वॉश करें, पहले ठंडे पानी में उसको, उसके स्टेन्स को निकालें, ड्रेन करें, फिर उसको गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के उसको सोक करें, फिर उसको धो के एक धूप उसको पूरी प्रॉपर लगनी चाहिए। फिर सेकंड है सिंगल यूज पैड, जिसको एक बार यूज करके हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। हाँ। तो ये अलग अलग साइजेस के आते हैं, टीनेजर गर्ल्स के अलग, अडोलेसेंट्स के लिए अलग, ग्रोन अप विमेन के लिए अलग, और जो 40 से 45 की उम्र में महिलाएं हैं उनके लिए अलग, नाइट के लिए अलग, हैवी फॉल के लिए अलग। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं सिंगल यूज पैड्स में। तो जब आप सिंगल यूज पैड खरीदें तो आप ये देखें कि उसका जो कंटेंट है, उसका जो मटेरियल है वो इको फ्रेंडली हो, आपकी स्किन में किसी तरह की इचिंग ना हो। और अगर आप उसको यूज करके किसी तरह की इचिंग है तो बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं जो इको फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल हैं, उनको आप यूज कीजिए। आजकल तो बैम्बू और बनाना से भी सिंगल यूज पैड्स बन रहे हैं फाइबर से। सो थर्ड ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल कप। ये आज की डेट में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल एब्जॉर्बेंट माना जाता है, जो ब्लड को सोखता है।
और इसको खाली करने के लिए और इसको इंसर्ट करने के लिए, लगाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये काफ़ी किफ़ायती है और मेंस्ट्रुअल कप भी 2 वर्ष तक आराम से चल सकता है। मेंस्ट्रुअल कप की कीमत 250 से 300 रुपए आती है, जिसमें 2 कप्स आते हैं और ये सिलिकॉन का बना होता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप इस तरह से डरे नहीं कि हम कुछ अंदर इंसर्ट कर रहे हैं या डाल रहे हैं तो किसी तरह की हानि होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शहरों में महिलाएं इसको बहुत पसंद कर रही हैं। तो एक तो इससे मेंस्ट्रुअल वेस्ट बिल्कुल कम हो जाता है जी, जो एक बड़ा कारण बन रहा है कि हम इतना ज़्यादा मेंस्ट्रुअल वेस्ट अगर क्रिएट करेंगे तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल कप्स जो हैं अभी तक बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हैं विद द रीयूजेबल पैड्स, उसमें भी पानी यूज़ होता है। तो और एक टैम्पून्स भी आते हैं जी, जो अभी तो स्पेशली इंडिया में तो अभी कम ही पसंद किया जा रहा है। हाँ। तो ज़्यादा जो पसंद किया जा रहा है वो मेंस्ट्रुअल कप और रीयूजेबल पैड्स एंड सिंगल यूज पैड्स। तो गांव के परिवेश में जो महिलाएं पसंद करती हैं वो रीयूजेबल पैड्स पसंद करती हैं, क्योंकि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाती हैं, एक क्लोज प्रेमाइसेस में रहती हैं, तो उनके लिए आसान है उसे वॉश करना और रीयूज करना, और वो किफ़ायती भी है, बार बार खरीदना भी नहीं पड़ता है। जी। और हम साथ साथ महिलाओं को इस तरह के पैड्स बनाना भी सिखाते हैं जी, कि हर बार आपको मार्केट जाके नहीं खरीदना है, ये बहुत आसान है। आपको जो फैब्रिक यूज़ करना है वो ISO BSI स्टैंडर्ड्स का कैसे मेंटेन करने हैं, तो वो हम उनको बनाना भी सिखाते हैं जी। तो जिससे जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत बड़ी और अच्छी बात है जी। यानी कि आप उनको मासिक धर्म स्वच्छता के दौरान किस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए इसकी पूरी जानकारी देते हैं जी जी। मैम, दिल्ली के महरौली से कावेरी जी पूछ रही हैं कि अभी आप UTI इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा भी है कि कुछ संक्रमण ऐसे हैं जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं? जी, UTI में जो बेसिकली हम UTI की बात करें, बेसिकली इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से होती है जी। तो जो बैक्टीरिया है जो कि यूरिन में इन्फेक्शन कर रहे हैं, वही आपके वजाइना के थ्रू यूट्रस में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर वही इन्फेक्शन आपका प्रोलॉन्ग्ड होता है, यूट्रस से जाके ट्यूब की तरफ जाता है, तो वो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। उससे ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, या एक जो बीमारी कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, वो हो सकती है, जिसमें कि यूट्रस जो हमारी गर्भाशय की झिल्ली जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो डेफिनेटली ये इफेक्ट करेगा और हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहने देना है अपने शरीर में, जितना जल्दी हो इसका इलाज कराना होगा। मैम, गीतांजलि का मैसेज आया है दिल्ली से, वो पूछ रही हैं कि पीरियड्स के दौरान जो एक स्मेल आती है, उसकी जो शिकायत है, इससे बचने के लिए क्या कारगर उपाय हैं? देखिए, जो पीरियड्स के दौरान स्मेल आ रही है उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन से ही रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप टाइमली पैड्स को नहीं चेंज कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण स्मेल का बनता है। दूसरा, अगर आपके जो भी क्लॉट्स आते हैं ब्लीडिंग में, या जिस तरीके का आपको ब्लड आता है, उसको प्रॉपरली आपने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, आपने अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को वॉश नहीं किया, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो भी एक कारण होता है। तीसरा कारण है प्रोलॉन्ग्ड वेजिनाइटिस या प्रोलॉन्ग्ड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसको कि हम नीचे के प्रजनन वाले हिस्से का इन्फेक्शन मानते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होने पे हो जाता है, जिसमें कि यूट्रस, ओवरीज सभी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और उसका फिर जो इम्पैक्ट है वो ऑल ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स पे होता है। तो उसको जरूर बचाना होता है। तो उसके लिए हम शुरुआत में ही जब वेजाइनल इन्फेक्शन हो उसका इलाज कर देना होता है। जी मैम, गीता पूछ रही है कि मेरी बेटी की उम्र 19 साल है और वो काफ़ी टाइट कपड़े पहनती है, तो क्या इस दौरान उसको ढीले कपड़े पहनने चाहिए, या ये एक मिथ है कि टाइट कपड़े पहनने से कुछ प्रॉब्लम होती है? ये मिथ है या ऐसा करना चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। रिलैक्स जितना ज़्यादा रहेंगी उतना ही बॉडी को ब्रीथ करने के लिए टाइम होता है। तो रिलैक्सिंग कपड़े ही पहनने होते हैं इन जनरल भी, पर ड्यूरिंग पीरियड्स क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होती है बॉडी में, ज़्यादा फैलाव आ रहा होता है, तो आपकी बॉडी के जो
वेसल्स हैं वो कंप्रेस करेंगे, नर्व्स कंप्रेस करेंगी, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप फेंट होके गिर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे, तो वो तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल जी। नहीं। प्राची, आप कुछ कह रही थी? जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल टाइम के टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए, हील्स नहीं पहननी चाहिए, और कुछ भी ऐसा जो एनर्जेटिक है, जो बॉडी को कुछ भी पेन दे सकता है, वो अवॉइड करना चाहिए। और जैसे अभी पहले एक श्रोता ने पूछा पेट फूल जाता है, तो शरीर में थोड़ा सा फुलाव आप देखते हैं, फील करते हैं, और शरीर थोड़ा गर्म भी फील करता है। तो टेम्परेचर भी बॉडी का चेंज होता है, तो ऐसे आप कपड़े पहनिए मौसम के अनुसार, थोड़े वो ढीले हों, तो यही हम सजेस्ट करते हैं। जी। डॉक्टर सीमा एंड डॉक्टर प्राची, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि माहवारी के समय में लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और किस तरह का आहार मददगार साबित हो सकता है? कुछ बातें आपने बताई हैं, लेकिन उसको थोड़ा विस्तार में अगर आप दोनों बताएं। डॉक्टर सीमा, पहले आप। ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स से, इनफैक्ट पीरियड शुरू होने से पहले ही हमें इसके बारे में ध्यान रखना होता है। पहली चीज तो यह है कि हमें तैयारी कर लेनी चाहिए अगर हमारी डेट नजदीक आ रही है। जी। हमें सडनली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम टेकन अबैक हो जाएं कि सडनली आपको पीरियड हुआ एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो उसके लिए आपको अपने बैग में पैड्स रखने चाहिए। दूसरा, अगर आपको उससे रिलेटेड पेन या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए पहले से ही कंसल्ट करके आप दवाई रख सकते हैं अपने पास, ताकि वो आपके पास रहे। तीसरा, जो हमने कहा था कि हाइजीन मेंटेन करनी है, नहाना बिल्कुल नहीं बंद करना है, अपने कपड़े साफ पहनने हैं, लूज ब्रीदेबल कपड़े पहनने हैं, अंडरगारमेंट्स को डेली वॉश करना है। अंडरगारमेंट्स कोशिश कीजिए कि कॉटन, लिनन या इस तरीके के कपड़े के हों, सिंथेटिक एंड फैंसी अंडरगारमेंट्स इस दौरान ना पहने, और पैड्स का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपरली करें। पैड्स का जो ड्यूरेशन है वो आप बहुत प्रोलॉन्ग ना करें, 6 घंटे से ज़्यादा पैड एडवाइजेबल नहीं होता है। टैम्पोन्स भी उसी तरीके से, एंड अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, कब कब आपको उसको डिस्पोज करना है, उसमें अगर कलेक्शन होता है तो। इस तरीके से सभी चीज़ों को किस तरीके से आपको डिस्पोज करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, उनका जो हमें उस दौरान में जो खान पीन की बात हुई है, आहार की जो बात हुई है, उसका आपको खास ध्यान रखना है कि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने मील्स को, प्रॉपर मील्स लेने हैं। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो हम एक जो कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, एवरी 3 to 4 आवर्स पे आपको छोटा छोटा खाइए। 3 मेजर मील्स और 3 माइनर मील्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जी। प्राची, आप कुछ कह रही थी? लाइफस्टाइल की मैं बात करूं तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 25 और 5 दिन में। जी। कि पूरा महीना, पूरा टाइम हमारा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी में अंदर चलता है, वो 3 to 5 डेज होते हैं। जब ब्लड बाहर आता है तो हम कहते हैं कि हमें पीरियड्स आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और आपका जो लाइफस्टाइल है, जो बाकी के 25 दिन है, वो डिपेंड करते हैं आपके जो 5 दिन महीने के हैं वो कैसे जाएंगे। तो बाकी के 25 दिन आपको एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो आपको पता लगेगा कि आपके पीरियड्स हैसल फ्री हैं। पीरियड्स आए और चले गए पता नहीं लगेगा। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगी कि जितनी भी स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं, उनके पीरियड्स के हिसाब से उनकी डेट मैच की फिक्स नहीं होती है। जी। दे मेंटेन दैट लाइफस्टाइल कि उनके पीरियड्स के टाइम पे भी वो मैच करती हैं। जी, वो पार्टिसिपेट करती हैं। और जितने आप महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, तो उनको अपने बाकी के जो 25 दिन हैं वो उसको मेंटेन रखेंगी, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगी, एक्सरसाइज मैम ने बताया, और डाइट अच्छी रखेंगी। और आप उन चीज़ों को चुनें जो आपके शरीर के लिए अच्छी है। आप वो ना चुने जो ट्रेंड चल रहा है, आप वो ना चुने जो चल रहा है। जी। तो यही सब बातें मैं कहना चाहूंगी। और इसके साथ काम, कूल एंड खुश रहेंगे पूरा महीना। वो 5 दिन भी और बाकी के 25 दिन भी। डॉक्टर साहब, मासिक धर्म के दौरान वो कौन से लक्षण हैं जिन पर किसी स्त्री को डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है? बहुत से ऐसी समस्याएं होती हैं। इससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार।
मैं मिसेज बेदी पंचकूला हरियाणा से बोल रही हूँ। जी मैडम बोलिए। सबसे पहले तो मैं आप तीनों को बधाई देती हूँ। ये विषय जो हम लोग छुपा के रखते थे, जी जी, आप ओपन लाए हैं, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। जी धन्यवाद मैम। हाँ, और दूसरा मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी मेरी बेटी है अराउंड 45, जी, तो उसको बड़े हैवी पीरियड्स होते हैं, पर आगे कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा यूज करना चाहिए उसको? और दूसरा भी क्वेश्चन बोल दूं? जी जी बिल्कुल। मैं 75 हूँ। अभी मेरी 6 महीने पहले फ्रंट फेमर का नेक टूट गया था, तो उसकी सर्जरी हुई। जी उसके 1.5-2 महीने बाद मुझे यूटीआई हुई। मुझे यूरिन पास करके बहुत तकलीफ होती थी। अब जी। 2 कोर्स तो खाली हैं, उससे काफी फर्क है, पर क्या कुछ और भी लेना चाहिए मुझे? जी मैम। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमारी तारीफ की। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। पहला जो आपका सवाल है वो कि आपकी जो बेटी हैं वो 45 वर्षीय हैं और उन्हें पीरियड्स हैवी आते हैं। हाँ जी। तो उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिनको के सिवाय जांच के हम नहीं बता सकते। ठीक है। आपको उसकी जांच बहुत ज़रूरी है करानी, और उस जांच में जो है आप गायनकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। जनरल आपके जो भी डॉक्टर हैं उनको आप अगर दिखाती हैं, पास में है तो ठीक है, अदरवाइज गायनकोलॉजिस्ट को दिखाएं। दूसरा, जो आपने अपने बारे में बोला कि आप 75 वर्षीय हैं और आपको यूटीआई की जो प्रॉब्लम हुई थी, देखिए जो हम जनरल बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल मतलब रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है महिलाओं का, जबकि पीरियड शुरू होते हैं और जब पीरियड खत्म होते हैं, उस एज के बाद को हम कहते हैं मीनोपॉज। तो आप मीनोपॉज की भी 20 साल के करीब क्रॉस कर चुकी हैं एज। तो उस एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मीनोपॉज से रिलेटेड होती हैं। जो आपको जो यूरिनरी इन्फेक्शन या जो आप कह रहे हैं कि जलन हुई, बहुत परेशानी हुई, वो मीनोपॉज की वजह से हुई है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन से इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि आपके तो पीरियड्स खत्म हुए ही 20 साल से ज़्यादा हो चुके होंगे। तो आपको मीनोपॉज के लिए जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं उनसे बात करनी होगी। इसका भी इलाज बहुत आराम से संभव है और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप उसके ये तो नहीं कि जब यूरिन बैग लगाते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है? उससे होने के चांस हो सकते हैं, पर अगर आपने अच्छी जगह अपना ऑपरेशन या जो भी कराया है तो उसमें पूरी प्रिकॉशन ली जाती है, उससे इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता है। पर अगर कहीं कुछ कमी रही हो तो हो भी सकता है, पर आप मीनोपॉज के लिए बात कर लें अपने डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, रिया का उत्तराखंड से हमें मैसेज आया है। वो कह रही हैं कि मेरी उम्र 23 साल है, मेरा कद है 5 फुट 7 इंच और वजन है 73 किलो। मुझे 2 ही दिन पीरियड्स होते हैं और पेनलेस रहते हैं। 2 दिन होना इज वरिंग और कभी इरेगुलर रहते हैं, तो क्या एक्टिविटीज कर सकती हूँ इसको अवॉइड करने के लिए? लाइव फूड, आहार, जैसे अभी हमने बात की। तो रिया जी, आप सबसे पहले तो अपना बीएमआई कैलकुलेट करेंगी। बीएमआई कैलकुलेटर होता है, अगर आपका बीएमआई नॉर्मल रेंज से बाहर है, मतलब 23-24 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो आप अपना वजन कंट्रोल करेंगी ताकि वो आपका विद इन रेंज रहे। बीएमआई से रिलेटेड जो डिजीज है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला पीसीओएस हो सकता है एंड एडिनोमाइसिस हो सकता है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको डायग्नोस करवानी पड़ेंगी। अगर वो कुछ भी नहीं है, अगर आपने बोला कि 2 दिन पीरियड होता है, उसके बारे में भी हम ये सोचते हैं कि उसमें फ्लो कैसा हो रहा है, आपको जो आपको पीरियड आता है उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत फ्लो होता है या नहीं होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। और इससे पहले जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मेंस्ट्रुअल कैलेंडर, आपको मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना होगा। 6 महीने का मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करके आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। मैम, एक और मैसेज आया हमारे पास। ये लिख रही हैं कि मेरी उम्र 47 साल है और मुझे हैवी ब्लड क्लॉट्स ड्यूरिंग पीरियड्स रहता है। इनका नाम है मीनाक्षी और ये लिख रही हैं कि कैसे अवॉइड करें एंडोमेट्रियोसिस को मेंस्ट्रुएशंस के दौरान, पीरियड्स के दौरान। इनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है 47 साल की उम्र पे। ब्लड क्लॉट्स, जी हाँ, ब्लड क्लॉट्स का मतलब इन इटसेल्फ ये होता है कि थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो इतनी उम्र तक अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आपको एनीमिया भी हो गया होगा। तो आप सबसे पहली चीज़ कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, आपने जो बोला कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वो कितने वर्षों से हो रही है ये देखना भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है कि भारत में जो महिलाओं की मीनोपॉज की एज है वो 45 से 50 के बीच में होती है। तो अगर आप मीनोपॉज के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं,
पर उसके बावजूद भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि घर में ना बैठे, एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। मैम एक और मैसेज है हमारा, मानवी का हमारे पास आया है। वो पूछ रही हैं कि कई बार जो लड़कियां हैं वो पीरियड्स को डिले करने के लिए जो मेडिसिन लेती हैं उसका पीरियड्स या ओवरऑल हेल्थ पर कितना असर हो सकता है। हाँ, ये काफ़ी ट्रेंड है आजकल के, कोई भी पार्टी है तो लोग अपने पीरियड्स डिले करा लेते हैं या प्रीपोन कर लेते हैं, हो जाता है। अगर ये वंस इन अ ईयर कर रहे हैं या कभी कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कुछ ही दिन की दवाई दी जाती है जिससे कि एक ही साइकिल पर इफेक्ट रहता है। पर अगर आप रेगुलर किसी भी चीज़ को हैबिचुअल बना लेंगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और ये हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप बार बार इस तरीके की कोई भी चीज़ हैबिचुअल हो। जी मैम, एक आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, कविता का। वो पूछ रही हैं कि पीरियड्स के दौरान मेरे ब्रेस्ट में पेन रहता है, क्या ये नॉर्मल है, और बॉडी में अगर ब्लड की कमी का असर क्या पीरियड्स पर होता है? डेफिनेटली जो आपने बात की है कि ब्रेस्ट में पेन जो होता है उसे मेस्टेल्जिया कहते हैं। मेस्टेल्जिया अगर माइल्ड फॉर्म में है तो वो नॉर्मल माना जाता है जी। पर उसके बावजूद भी, इनकी उम्र कितनी बताई इन्होंने? मैम इन्होंने उम्र नहीं लिखी अपनी। हाँ, 35 साल के बाद एक मैमोग्राम कराना बहुत ज़रूरी होता है सभी महिलाओं को। ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा एडवाइसेबल है कि वो कराएं। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्विक्स का हम एग्जामिनेशन कराएं। और तीसरी चीज़, जो अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ज़रूर डेफिनेटली जाके एग्जामिनेशन करा लें डॉक्टर के पास। और चौथा इन्होंने बोला था कि अनीमिया से रिलेटेड, अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली अनीमिया हो ही सकता है आपको ब्लड लॉस की वजह से। डॉक्टर सीमा एंड प्राची जी, अभी समय बहुत कम रह चुका है, आपके पास कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जो छूट गया हो, आप लोग बताना चाहते हो तो बताएं प्लीज। हाँ, देखिए इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि देश में लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं उन्हें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये बताना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल पैड्स जो हैं वो जन औषधि केंद्र पर काफ़ी कम कीमत में अवेलेबल हैं, जो कि ₹1 पर पैड अवेलेबल है। और सरकार की तरफ से ANM और आशा वर्कर्स के थ्रू, आंगनवाड़ी के थ्रू फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन शुरू करा गया है, जिसे कि कोई भी महिलाएं और लड़कियां उस उम्र की जाके ले सकती हैं। ₹6 में 6 पैड्स देने का प्राविधान रखा गया है, वो आराम से जाके ले सकती हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सभी लड़कियां उसको इस्तेमाल कर सकें। जी प्राची जी। और महामारी को लेकर इतनी जागरूकता बढ़ गई है कि मास कम्युनिकेशन के माध्यम से आज हम रेडियो पे शो भी कर रहे हैं और इस पे मूवीज भी बनी, और सरकार ने भी काफी ऐसे कदम उठाए हैं। हाल फिलहाल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी भारत में लागू हो गई है 2024 में, जिसके तहत सभी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, सभी एडोलेसेंट्स गर्ल्स को, सबको सैनिटरी नैपकिन्स मिलेंगे मुफ्त, और उनके लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था हो और पूरा अच्छा सैनिटेशन उनको मिले, उसमें पानी हो, साबुन हो, ये सब व्यवस्थाएं उस पॉलिसी के माध्यम से की गई हैं। तो ये कितना सराहनीय कदम है कि सरकार की तरफ से इस तरह की पॉलिसीज ली गई हैं, जिससे लड़कियों की जो स्कूल में रिटेंशन है, जो अटेंडेंस है, वो बढ़ेगी। और गांव देहात में जब मैं जाती हूँ तो जागरूकता का स्तर डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिथ और टैबू से जो है हमें निकलना होगा। उसके कारण आप देखिए ऑलमोस्ट 3000 डेज एक महिला को पीरियड्स होते हैं। 6.5 ईयर्स अगर हम उसका एक साइकिल लें, पूरा शुरू होने से लेके पीरियड्स खत्म होने तक, ये इतना लंबा समय है जिसको हम मिथ, टैबूज, एंजाइटी, घबराहट में नहीं गुजार सकते। तो महामारी एक ब्लेसिंग है, ये पीरियड्स एक ब्लेसिंग है, ये कोई सिन नहीं है। इसका होने का मतलब है आप स्वस्थ हैं, और कई जगह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जी बिल्कुल। और उस सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि कुछ अच्छा है, कुछ सेलिब्रेटिंग है, कुछ अच्छा है, आपका बच्चा स्वस्थ है, तो इसको सेलिब्रेट कीजिए। और जितनी भी इस तरह की सुविधाएं हैं जो स्कूल में मिल रही हैं बच्चों को, सुविधा पैड्स मिल रहे हैं, और किशोरी भी एक योजना है, इसके तहत आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जाकर गांव में एक जानकारी का भी अभियान वो चला रही हैं,
और साथ साथ इतनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अब इम्प्रूव हुआ है। जी, तो श्रोताओं, आज हमने बात की मासिक धर्म स्वच्छता जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और इस विषय पर हमें जानकारी दी डॉक्टर सीमा प्रकाश ने, जो UCMS और GTB हॉस्पिटल नई दिल्ली में स्त्री रोग विशेषज्ञ की कंसल्टेंट है। और इसके साथ ही हमारे साथ थी प्राची कौशिक, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर है। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ श्रोताओं, मैं पूजा शर्मा आज के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर से। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।